नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों भारत और चीन के बीच के बेहद जटिल और हाई स्टेक्स वाले रिश्तों की गहराई में उतरने वाले हैं। ये दो ऐसे परमाणु संपन्न देश हैं जिनकी सरहदें आपस में टकराती हैं, अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं और जिनका इतिहास शांति और संघर्ष दोनों का गवाह रहा है। सच कहूं तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बेहद उलझे हुए भू राजनीतिक रिश्ते को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्राचीन संबंध और आधुनिक टकराव। दूसरा, हिमालयी सीमा विवाद। तीसरा, जल बंटवारा और हाइड्रोपॉलिटिक्स। चौथा, आर्थिक अन्योन्याश्रय और प्रतिद्वंद्विता। और पांचवां, भू राजनीतिक बिसात। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन संबंध और आधुनिक टकराव, सिल्क रोड से अचानक हुए फ्रैक्चर तक। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, पहली सदी से लेकर हजारों सालों तक ये दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं सिल्क रोड के जरिए शांति से व्यापार करती रहीं। बौद्ध धर्म जैसे गहरे विचारों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन आधुनिक युग में आते आते ये शांति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी गूंजे। लेकिन आज़ादी के बाद का यह खुशनुमा माहौल ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और 1962 के युद्ध ने इस रिश्ते में गहरी और लंबी दरार डाल दी। दिलचस्प बात यह है कि जब बाहर हिंदी चीनी भाई भाई का दौर चल रहा था, तब भी भारतीय नेतृत्व के एक हिस्से में चीनी इरादों को लेकर गहरा संदेह था। जरा 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, सदियों बाद पहली बार भारत की रक्षा को एक साथ 2 मोर्चों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब हमें कम्युनिस्ट चीन से निपटना होगा। ये साफ दिखाता है कि उस आशावादी दौर में भी रणनीतिक तौर पर भविष्य के संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी थी। अब बातें हैं दूसरे भाग पर, हिमालयी सीमा विवाद, ऊंचाई वाले गतिरोध। यही वो जगह है जहां भूगोल और जियोपॉलिटिक्स की सबसे जोरदार टक्कर होती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर ये दोनों विशाल देश आमने सामने खड़े हैं। इन क्षेत्रीय दावों के इस ओवरलैप को समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी क्षेत्र को देखें तो अक्साई चिन पर चीन का प्रशासन है, लेकिन भारत का स्पष्ट मानना है कि ये अवैध रूप से कब्जा किया हुआ भारतीय क्षेत्र है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश भारत द्वारा प्रशासित है, जबकि चीन इस पूरे राज्य पर अपना दावा पेश करता है। दोनों ही देश अपने अपने रुख पर पूरी तरह से कायम हैं और यही वजह है कि इसे सुलझाना इतना मुश्किल हो गया है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। 1962 के युद्ध और उसके बाद 1967 जैसी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो दशकों तक इस सीमा पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों की इस शांति 2020 के दशक में अचानक इतनी हिंसक और जानलेवा हो गई? दरअसल पिछले कुछ सालों में यह तनाव काफी तेजी से बढ़ा है। आपको 2017 याद होगा, जब डोकलाम पठार पर महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, जब गलवान घाटी में वो बेहद घातक हिंसक झड़प हुई। इस घटना में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए। हालात इतने नाजुक हो गए थे कि दशकों बाद पहली बार सीमा पर चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ीं। इस एक घटना ने आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों की पूरी दिशा ही बदलकर रख दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, जल बंटवारा और हाइड्रोपॉलिटिक्स, हिमालय की महत्वपूर्ण नदियों के लिए लड़ाई। जमीन के विवादों से इतर एक और बड़ी लड़ाई संसाधनों की भी है। हिमालय सिर्फ बर्फीले पहाड़ों का नाम नहीं है, ये इस पूरे इलाके के लिए जीवनदायिनी नदियों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहां बात आती है हाइड्रोपॉलिटिक्स की। आसान शब्दों में कहें तो पानी और उसकी उपलब्धता से जुड़ी राजनीति। जब दो देश एक ही नदी प्रणाली को साझा करते हैं तो पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं रह जाता, बल्कि कूटनीति और संभावित तनाव का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। जरा इस नदी के रास्ते को समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जंगबो कहते हैं, तिब्बत से निकलती है। अब होता यह है कि जैसे जैसे चीन इसके ऊपरी प्रवाह पर मेदोग या मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन जैसे बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है, उसका सीधा असर नीचे बहने वाले पानी पर पड़ता है, जो भारत और अंततः बांग्लादेश में जाता है। जाहिर है, ऊपर की तरफ होने वाला कोई भी बड़ा निर्माण निचले देशों के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला होता है।
इन चिंताओं की जड़ में है चीन की प्रस्तावित 60,000 मेगावाट की एक विशालकाय मेदोग जल विद्युत परियोजना। भारतीय विशेषज्ञों को इस बात का गहरा डर है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से मॉनसून के पैटर्न बदल सकते हैं। निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है और स्थानीय समुदायों की जल सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि दोनों देशों के बीच पानी साझा करने की कोई औपचारिक संधि है ही नहीं, और जब भी तनाव बढ़ता है तो अक्सर महत्वपूर्ण हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने से रोक दिया जाता है। हमारा चौथा भाग है आर्थिक अन्योन्याश्रय और प्रतिद्वंदिता, द फ्रेनेमी डायनामिक। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो स्थिति है वो सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ गहरी सैन्य दुश्मनी है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर का व्यापार। इसे आप एक क्लासिक फ्रेनेमी वाला रिश्ता कह सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 155 बिलियन डॉलर्स। जी हां, ये चीन और भारत के बीच का सालाना द्विपक्षीय व्यापार है। तमाम सरहदी विवादों और कड़वाहट के बावजूद सच्चाई यही है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से उलझी हुई हैं। और यहां हमें समझ आता है कि इस आर्थिक रिश्ते में इतनी बेचैनी क्यों है। 2020 के वित्तीय वर्ष के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत में चीनी निर्यात 65.3 बिलियन डॉलर था, जबकि चीन में भारतीय निर्यात केवल 16.6 बिलियन डॉलर था। देख रहे हैं आप, ये जो भारी व्यापार घाटा है वो पूरी तरह से चीन के पक्ष में झुका हुआ है, और यही असंतुलन भारतीय नीति निर्माताओं के लिए लगातार चिंता का विषय बना रहता है। सीमा पर जो हिंसक झड़पें हुईं, उसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और बाजार को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने कई कड़े कदम उठाए, जैसे कि 2020 में टिकटॉक और वीचैट सहित 59 लोकप्रिय चीनी ऐप्स पर रातों रात प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही चीनी व्यापारियों और शिक्षाविदों के लिए अब पहले से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। 2025 में चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई। इसके अलावा भारत अब फ्रेंडशोरिंग पर जोर दे रहा है, मतलब अपनी सप्लाई चेन को भरोसेमंद मित्र देशों के साथ जोड़कर और मजबूत कर रहा है। अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, भू राजनीतिक बिसात, वैश्विक गठबंधन और भविष्य। ये पूरी कहानी सिर्फ इन दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल चेसबोर्ड या भू राजनीतिक बिसात बन चुकी है, जहां दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीतिक चालें चल रहे हैं। एक तरफ भारत प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड गठबंधन को और मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और गहरा कर रहा है, और ये मुकाबला अब अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर तक जा पहुंचा है, जहां चीन के दोहरे उपयोग वाले वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज़ों की तैनाती ने नई समुद्री सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी हैं। लेकिन रुकिए, ये पूरी तस्वीर सिर्फ टकराव की नहीं है। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कुछ ऐसे कूटनीतिक प्रयास हुए जिन्होंने इस जमे हुए और ठंडे रिश्ते की बर्फ को थोड़ा पिघलाना शुरू कर दिया है। 2024 और 2025 में हमें एक के बाद एक कई राजनयिक सफलताओं की तेज सीरीज देखने को मिली। अक्टूबर 2024 में सीमा पर गश्त की व्यवस्था को लेकर दोनों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। फिर जनवरी 2025 में पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद सीधी उड़ानें फिर से बहाल हुई। जुलाई आते आते भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा भी दोबारा शुरू कर दिया, और इस पूरी प्रक्रिया का चरम हमें सितंबर 2025 में तियानजिन में हुई हाई लेवल लीडरशिप मीटिंग्स के रूप में देखने को मिला। इस पूरी हालिया कूटनीतिक प्रगति का निचोड़ हमें इस उद्धरण में मिलता है। सितंबर 2025 की उस तियानजिन मीटिंग में ये साझा भावना निकल कर आई कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदियों के बजाय भागीदारों के रूप में कार्य करना चाहिए। ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला संकेत है कि शायद क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर फिर से एक साथ मिलकर काम किया जा सकता है। और इसी के साथ हम आज की अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, क्या दुनिया की ये दो सबसे बड़ी आबादी वाली महाशक्तियां इस बहुचर्चित एशियाई सदी को शांतिपूर्वक साझा कर पाएंगी, या फिर वो इसे बांटने और भविष्य में भी टकराने के लिए ही अभिशप्त हैं? खैर, जो भी हो, इतना तो तय है कि इन दोनों देशों के रिश्ते की दिशा ही आने वाले दशकों में पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगी। इस जटिल मुद्दे पर आधारित आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।